नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम पास विद मास्टर चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दरअसल ये दो ध्रुवीयता का मतलब है दो ध्रुवीय, यानी कि एक हम बात करते हैं अमेरिका और दूसरी हम बात करते हैं रूस की बात करते हैं, जिसको उस समय सोवियत संघ बोला जाता है। और दरअसल होता यूँ है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जो अमेरिका होता है वो जापान के ऊपर में परमाणु बम गिरा देता है, जिसके बाद से दरअसल ये सारी कहानी चालू होती है। उसके बाद से पूरी जो दुनिया होती है वो दो गुटों में बढ़ जाती है। एक तरफ एक का नेतृत्व जो है अमेरिका कर रहा होता है और दूसरा का नेतृत्व सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत संघ जो है वो कर रही होती है। तो दरअसल ये सारा कहानी जो है लगभग 45 सालों तक चलेगा, 1945 से लेकर के लगभग 1990 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन हो नहीं जाता। तो देखते हैं कि क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत, अध्याय 1। दरअसल कहानी शुरू होते ही शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा गिरा दिया गया। दरअसल होता क्या है कि 1945 से लेकर के 1991 तक लगभग शीत युद्ध चलता है। शीत युद्ध का मतलब होता है रक्त रंजित युद्ध। जो इससे पहले दरअसल सिलेबस चेंज होने से पहले ये पहले चैप्टर में बताया गया था इसके बारे में कि दरअसल होता क्या है शीत युद्ध। तो इस जो शीत युद्ध का अर्थ है, शीत युद्ध का मतलब होता है कि किस तरीके से बिना किसी खून खराबे के एक युद्ध, यानी कि जो विचारधाराओं की लड़ाई थी उसको लड़ा गया। दरअसल शीत युद्ध क्या थी? विचारधाराओं की लड़ाई थी, दो देशों के बीच में, दो गुटों के बीच में, पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी खेमों का जो नेतृत्वकर्ता जो था वो अमेरिका था, और समाजवादी विचारधारा का नेतृत्वकर्ता कौन था? सोवियत संघ। दरअसल ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की लड़ाई थी, जिसको पूरे वर्ल्ड में दो भागों में बांट दिया गया इस युद्ध को। तो देखते हैं 1945 से लेकर के 1991 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो आइए देखते हैं। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन 15 गणराज्यों में हो गया। दरअसल ये एक स्टार्टिंग की बात बता रहा है और उसके बाद में एंडिंग की बात बता रहा है। दरअसल सोवियत संघ का जन्म हुआ कैसे? तो देखते हैं सोवियत संघ का जन्म किस प्रकार से हुआ, और इसी को हम सोवियत व्यवस्था प्रणाली भी कहते हैं। दरअसल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रूसी क्रांति के बारे में। तो दरअसल ये सारी कहानी वहीं से चालू होती है। वर्ष 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आए। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सोवियत संघ अस्तित्व में कब आया, तो 1917 में अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। दरअसल यहीं की जो केंद्रीकृत योजना, जो प्रणाली है, इसी को भारत सरकार ने भी अपनाया है। दरअसल आपने कभी पढ़ा होगा कि, या आप अभी पढ़ेंगे भी पॉलिटिकल साइंस की ही दूसरे वाले बुक में के पहले चैप्टर में, कि किस तरीके से हमने सोवियत प्रणाली से यानी कि सोवियत संघ से हमने योजना आयोग को हमने लिया है, जिसमें हम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। तो राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। इसको सोवियत प्रणाली कहा गया, जिसमें साम्यवादी यानी कि समाजवादी की बात करते हैं, जिसमें लगभग सब कुछ सरकारी हाथों में होता है। सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है। आइए दरअसल बात करते हैं सोवियत प्रणाली की विशेषता की। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित है। यानी कि ये पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवादी खासकर के पूंजीवादी सभी चीज़ों का विरोध करता था। इसी कारण अमेरिका इनसे परेशान रहता था, क्योंकि अमेरिका जो था वो समाजवाद का विरोध करता था और ये पूंजीवाद का। तो दरअसल ये सारी की सारी लड़ाई इसी बात की थी। किस बात की? पूंजीवाद और समाजवाद की। ठीक, तो ये पूरी लड़ाई किस बात की थी? पूंजीवादी और समाजवादी। पूंजीवादी किसे कहते हैं? जिसमें सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है। समाजवाद में सब कुछ लगभग सरकारी हाथों में होता है। सोवियत प्रणाली नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब सोची समझी रणनीति के तहत वो काम करते थे। नियोजन का मतलब ही होता है नियोजित अर्थव्यवस्था का सब कुछ सोचा समझा। यहाँ पर साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। न्यूनतम जीवन स्तर सुविधा का मतलब जो भी एक नागरिक को जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। बेरोजगारी का अभाव था, यानी कि वहाँ पे बेरोजगारी वगैरह नहीं थी। उन्नत संचार प्रणाली थी। दरअसल वहाँ पे संचार यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी बढ़िया थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। मिल्कियत का प्रमुख रूप यानी कि राज्य का क्या होता था? स्वामित्व होता था वहाँ पे। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी कि साम्यवादी समाजवाद में दरअसल होता क्या है कि कुछ भी प्राइवेट हाथों में नहीं होता। तो जब भी कोई चीज़ होगा, तो जब भी कोई चीज़ प्रोडक्शन होगा तो उसका नेतृत्व करता कौन होगा? राज्य।
तो समाजवाद में कौन होता है? राज्य। और पूंजीवाद में कौन होता है? जो भी उसका मालिक होगा। अब हम बात करते हैं दूसरी दुनिया की। दूसरी दुनिया और पहली दुनिया, दरअसल हम पहले बात कर लेते हैं। ये पूरा जो विश्व है देख लेते हैं। दरअसल ये पूरा विश्व है जिसको दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें से ये पहली दुनिया, ठीक, और ये हमारी दूसरी दुनिया, इधर को दूसरी दुनिया। और ये बीच में बर्लिन की दीवार मान लेते हैं, क्योंकि बीच में जो बर्लिन की दीवार है इसी से माना जाता है कि यहाँ से शुरुआत हुई थी किसकी? ये बीच में एक तरह से दीवार बन गया था, जिसके इस तरफ पहली दुनिया और इसके इस तरफ दूसरी दुनिया, जिसको आपने अभी ऊपर देखा कि किस तरीके से कब तोड़ा गया था। यहाँ पे हमने देखा कि 9 नवंबर 1989 को जनता के द्वारा गिरा दिया गया, क्योंकि यही एक प्रतीक था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं किसके बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया क्या होती है। पहली दुनिया में अमेरिका आता है और दूसरी दुनिया में कौन आता है? तो पहली दुनिया का चित्र बनाते हैं एक तरह से। पहली दुनिया इस तरफ है और दूसरी दुनिया इस तरफ है, ठीक। तो पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। पहली दुनिया में अमेरिका आता है, कौन आएगा? अमेरिका। और दूसरी दुनिया में सोवियत संघ आएगा, ठीक। तो सोवियत संघ की बात कर लेते हैं। दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई, ठीक। और पहली दुनिया मतलब पूंजीवादी देश, ठीक। इतना तो समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक। धन्यवाद। आगे बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव और सुधार। दरअसल मिखाइल गोर्बाचेव क्या होते हैं कि अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे भी बात करेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव क्यों हम पढ़ते हैं। दरअसल हुआ क्या कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने 1980 के दशक में इन्होंने कई सारे सुधार जैसे कार्यक्रम अपनाए, लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। लेकिन दरअसल इनकी जो ये सुधार प्रणाली थी, इसकी वजह से जनता और गुस्से में आ जाती है और जिसकी वजह से जनता आक्रोश में आ जाती है, और यही कहीं ना कहीं कारण भी बनता है 1991 में सोवियत संघ के विघटन का। अब देखते हैं सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 25 दिसंबर, ये डेट बहुत खास है, इसको याद रख लेना। 25 दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। किसने घोषणा की थी? यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की थी? 25 दिसंबर 1991। ये डेट जो है वो काफ़ी फेमस है, इस डेट को कभी मत भूलना, पेपर तक याद करके रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अब बात करते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, CIS। इसका मतलब क्या होता है? सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ। इन सभी देशों ने एक अंतः सरकारी संगठन का निर्माण किया जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक थे। स्वैच्छिक का मतलब अपनी मर्जी से लेना। इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा गया। जो भी राज्य जो था वो स्वतंत्र होगा, तो वो सभी एक ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप में ये सभी लोग रहेंगे। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखेगा। यानी कि ये आपसी समझौते, आपसी सलाह के लिए, आपसी मदद के लिए ये ग्रुप बनाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। अब बात करते हैं एक ध्रुवीय विश्व। एक ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? एक ध्रुवीय का मतलब जो आपने अभी चैप्टर में पढ़ा है आगे, कि दो ध्रुवीयता का मतलब, अब जब सोवियत संघ खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय का मतलब अब पूरे विश्व पे एक ही देश का कब्जा होगा। कब्जा नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दबदबा होगा, जिसमें हम बात करेंगे अमेरिका की। एक ध्रुवीय विश्व वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा। जैसा मैंने अभी बताया था कि अमेरिका क्या हो गया? विश्व में ताकतवर देश बन गया, और सभी शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगे। यानी कि अब जो भी अमेरिका करेगा उसका प्रभाव सभी देशों पे पड़ेगा। इस तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तन हो गया। एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव, पूंजीवादी व्यवस्था, प्रचार प्रसार, साम्यवादी व्यवस्था का कमज़ोर होना, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजबूत होना। दरअसल आपको बता दूं कि भारत ने भी 1991 के बाद अपनी विदेश नीति को बदला, और विदेश नीति को बदल करके हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? LPG, ठीक। उदारीकरण, L से उदारीकरण, P से निजीकरण और G से वैश्वीकरण, LPG। तो LPG का मतलब गैस सिलेंडर वाला LPG नहीं होता, तो ध्यान रखें LPG का मतलब, ठीक। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ,
सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। दरअसल अब हम बात कर लेते हैं सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा ना हो पाना। नागरिकों की आकांक्षाओं से क्या तात्पर्य है? दरअसल 1945 से लेके 1991 तक पूरी जो प्रणाली थी वो किस तरफ थी? एक तरह से ये दो जो 1945 से लेकर के 1991 की हम बात करें तो इसमें पूरा का पूरा क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था, हथियारों की होड़ हो रही थी इसमें। तो सोवियत संघ जो था वो अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी, जो नागरिक थी, वो क्या हो गई थी? एक तरह से विरोध करने लग गई थी, यानी कि एक तरह से दुखी हो गई थी अपने शासक से, क्योंकि वो अपनी उनकी जो जनता थी वो खुश नहीं थी। ठीक, तो ये हम देखेंगे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। अब सोवियत संघ में सब कुछ क्या था? सरकारी हाथों में। अब दरअसल आपने देखा होगा अक्सर कि जहाँ जब भी बात सरकारी की आती है तो अक्सर क्या होता है? सरकारी चीज़ों में भ्रष्टाचार अपने आप फैल जाता है। करप्शन, रिश्वतखोरी, ये सब कुछ नौकरशाही में आ ही जाता है। तो वहाँ पे भी नौकरशाही था, तो नौकरशाही में क्या हुआ कि करप्शन वगैरह ज़्यादा आ चुका था, जिसकी वजह से भी नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी सरकार। साम्यवादी की पार्टी का राजनीति पर अंकुश था, यानी कि साम्यवादी पार्टी का दबदबा था वहाँ की सत्ता पे। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर था, यानी कि 1945 से 1991 तक क्या हो रहा था? हथियारों की होड़ हो रही थी। तो दोनों देश यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही क्या कर रहे थे? हथियारों की होड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से सारा संसाधन किसकी तरफ जा रहा था? परमाणु हथियारों की तरफ। ठीक, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम के देशों की तुलना में पीछे होना, यानी कि पश्चिम की बाकी के देशों में क्या हो गई थी? ये पीछे हो गई थी, जिसकी वजह से यानी कि टेक्नोलॉजी में, क्योंकि सारा का सारा ध्यान कहाँ पर था? अधिकतम परमाणु हथियार वगैरह इन चीज़ों पे ध्यान था, जिसकी वजह से इन चीज़ों में पीछे हो गई। रूस का वर्चस्वशाली होना। रूस क्या हो गया था? उस समय वर्चस्वशाली हो गया था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। गोर्बाचेव द्वारा दिए गए सुधारों का विरोध होना, यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया था, मिखाइल गोर्बाचेव जो सुधार कर रहे थे 1980 के दशक में, इसका जनता ने विरोध किया, जो आगे जाकर के क्या किसका कारण बना? इन सभी चीज़ों का कारण बना, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। अर्थव्यवस्था एक तरह से अब बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल पा रही थी। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी, जो भी वस्तुओं चाहिए थी किसको? उपभोक्ताओं की, उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। राष्ट्रवादी भावना का मतलब राष्ट्र के प्रति जो भावना थी, और जो संप्रभुता था, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य में देश के भीतर कोई भी कार्य अगर होगा तो उसके लिए किसी और अन्य देश का उस पर कब्जा नहीं होगा, यानी कि वो संप्रभु होकर के कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो इन ऐसी भावनाओं का क्या हो रहा था? उभार हो रहा था, यानी कि वो जनता थी, वहाँ की नागरिक जो थी, वो अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही थी। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। सोवियत प्रणाली एक तरह से निरंकुश शासक वाली भावनाओं से वो गुजर रहा था। साम्यवादी पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेह न होना, यानी कि साम्यवादी पार्टी, जो भी मैंने बताया कि सोवियत प्रणाली में साम्यवादी पार्टी थी, जो जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, एक तरह से तानाशाह की तरफ जा रही थी। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ? सोवियत प्रणाली का विघटन हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन के क्या परिणाम हुए? शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1945 से लेकर के 1991 तक जो शीत युद्ध चल रहा था सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, वो खत्म हो गया और दो ध्रुवीयता का अंत हो गया और एक ही ध्रुवीय बचा, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका वर्चस्व का उदय हुआ। हथियारों की होड़ की समाप्ति। मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही आपस में क्या कर रहे थे? हथियारों की होड़ कर रहे थे। अब उसकी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। सोवियत गुट का अंत हुआ और 15 नए देश बने। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हुआ। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, यानी कि समाजवादी जो विचारधारा है वो सही है या गलत? किसी देश को समाजवादी विचारधारा के तहत चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अब जो सवाल है वो ये है कि समाजवादी बेटर है या पूंजीवादी? तो अब देखते हैं कि बाकी के देश किस चीज़ को फॉलो करेंगे। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, यानी कि पूंजीवादी और उदारवादी व्यवस्था का क्या हुआ? वर्चस्व हुआ, क्योंकि समाजवादी विचारधारा तो फेल हो चुकी थी सोवियत संघ की वजह से। ठीक, तो लोगों ने माना कि सब कुछ गलती किसकी है? समाजवाद की।
अब आपको आगे आप जाकर के पढ़ेंगे कि किस तरीके से भारत ने समाजवादी और पूंजीवादी दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक, ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक तरह से पॉइंट रहेगा कि किस तरीके से भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रह करके अपनी पॉलिसीज़ बनाई और उसके बाद में दोनों गुटों के साथ में तालमेल बिठा करके समाजवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं को अपनाया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं शॉक थेरेपी किसे कहते हैं। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी एक बहुत बढ़िया एक पॉइंट है, एक तरह से जिसको मान लो कि चोट पहुंचा करके इलाज करना, आघात पहुंचा के उपचार करना। ठीक, किसी को आप थप्पड़ मार दो और उसके बाद फिर उसको प्यार से कोई भी काम कहो कि अरे भाई गलती हो गई, प्यार करना, उपचार करना, इलाज करना एक तरह से। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचा के इलाज करना। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवादी की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। क्या मॉडल अपनाया? खास, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। इस मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। यानी कि इसको किसने करा था? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके बारे में आप देखेंगे कि ये कब बनता है, और WB, वर्ल्ड बैंक। ठीक, इसके बारे में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बनेगा और किस तरीके से हम इसको आगे देखते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी, तो देखते हैं कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी। शॉक थेरेपी की विशेषताएं, ठीक, हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं हैं। हाँ, शॉक शॉक थेरेपी की विशेषताएं देखते हैं। एक मिनट। हाँ, शॉक थेरेपी की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम देखेंगे। और शॉक थेरेपी की विशेषता के अंतर्गत ही हम देखेंगे कि किस तरीके से मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, यानी कि अब सब कुछ किसके हाथों में चले जाएगा? निजी स्वामित्व, यानी कि पूंजीवादी अमेरिका की विचारधारा की तरफ। राज्य की संपदा का निजीकरण किया गया जाएगा, यानी कि राज्य की जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी उसको प्राइवेट किया जाएगा। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म होंगे, यानी कि सोवियत प्रणाली में क्या हुआ करता था? सामूहिक फार्म हुआ करते थे, सामूहिक रूप से लोग खेती बाड़ी करते थे। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, यानी कि मुक्त व्यापार व्यवस्था को क्या करेंगे? अपनाएंगे। ठीक, मुक्त व्यापार का मतलब होता है दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार करना। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी कि मुद्राओं को आपस में लेन देन के लिए यूज़ करना। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, यानी कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से अब क्या होगा? जुड़ाव होगा इनका। ठीक, तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। एक लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी कि पूंजीवाद के अलावा किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ठीक, अब शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे इसके बारे में देखते हैं कि शॉक थेरेपी के रिजल्ट क्या रहे। शॉक थेरेपी से क्या क्या हुआ। शॉक थेरेपी के परिणाम ये रहे कि रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का औद्योगिक ढांचा क्या हो गया? चरमरा गया, क्योंकि पूरे जो सिस्टम था उसमें एक ही बार से सब कुछ क्या अपनाया गया? पूंजीवाद। अब जिसकी वजह से पूंजीवादी विचारधारा अपनाने की वजह से क्या हुआ? एक ही बार से ये पूरा का पूरा क्रैश हो गया। ठीक, एक बार से पूरा चरमरा गया। आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे, यानी कि इकोनॉमिक जो रिजल्ट थे वो इनके पक्ष में नहीं रहा। रूस की मुद्रा उस समय रूबल हुआ करती थी, उसकी मुद्रा में क्या हुआ? भारी गिरावट आई। ठीक, यानी कि पूरे तरीके से ये फेल रहा रूस की ये शॉक थेरेपी पॉलिसी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत हो चुका था। समाज में अब जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी वो भी क्या हुआ? अंत हो गया। विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों पर बेचा गया, क्योंकि एक ही बार से ये लोग सरकारी चीज़ों को क्या कर रहे थे? प्राइवेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने सरकारी चीज़ों को क्या किया? बहुत सस्ते दामों पे पूंजी, यानी कि पूंजीपतियों के हाथों में बेचा, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये औने पौने दामों पे जो 100 रुपये की चीज़ थी उसको 10 रुपये में बेचा गया। इसी को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी गैराज सेल। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है, तो इसे कहते हैं। आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई, यानी कि लोगों में अमीरी गरीबी, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो ज़्यादा चौड़ी हो गई। खाद्यान्न का संकट आया, यानी कि
खाने की जो भी चीज़ें थी उसका सप्लाई जो था वो कम हो चुका था। इसी को खाद्यान्न संकट बोलते हैं। जो भी उनकी जैसे गेहूँ चावल हो गया, इसकी कमी हो चुकी थी। माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग का मतलब होता है गुंडे मवाली टाइप के लोग, लूट पाट वहाँ पे बढ़ चुका था, क्योंकि खाद्यान्न संकट था, गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, ये सब बढ़ चुका था एक ही बार से। तो माफिया वर्ग भी उभरा। लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण न होने के कारण कमजोर संसद व राष्ट्रपति का अधिक शक्तियों, जिससे सत्तावादी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शासन का उदय हुआ। यानी कि यहीं से राष्ट्रवादी राष्ट्रपति शासन का उदय होता है, और जिसकी वजह से सब कुछ मतलब कि एक तरह से तहस नहस हो रहा था वहाँ का। वहाँ की पूरी जो सत्ता थी वो एक तरह से तहस नहस हो रही थी। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हुआ। अगला जो टॉपिक है हम पढ़ते हैं कि संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। संघर्ष और तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र बने रहे, और इन देशों में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी। यानी कि रूस के भीतर, अब रूस तो सोवियत संघ रहा नहीं, अब बाहर के जितने भी देश थे वो क्या कर रहे थे, इनके बीच में दखलंदाजी कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके घर में अगर आपसी लड़ाई होती है तो बाहर वाले आकर के क्या करेंगे, आपके घर में दखलंदाजी करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया दो भागों चेक और स्लोवाकिया में बट गया। ठीक, बाल्कन क्षेत्र देखते हैं कि किसे कहते हैं। बाल्कन क्षेत्र मतलब बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया, जिसमें शामिल बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी कि ये जो बाल्कन क्षेत्र थे इसके अंदर से कुछ जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जैसे ऑस्ट्रिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ठीक, बाल्टिक गणराज्य। अब बात करते हैं बाल्टिक गणराज्य की। बाल्टिक क्षेत्र में लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसमें 3 आते हैं, जैसे एस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। वर्ष 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, और वर्ष 2004 में नाटो में शामिल हो गए। यानी कि इनका जो झुकाव था किसकी तरफ हो चुका था, अमेरिका की तरफ। ठीक, तो इसी के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका झुकाव हुआ। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है मध्य एशिया। अब मध्य एशिया के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों अर्थात 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति रही। ठीक, आप तो यूक्रेन वगैरह के बारे में तो आज अभी भी हाल ही में न्यूज़ वगैरह में सुन रहे होंगे कि किस तरीके से यूक्रेन वगैरह में आज भी युद्ध वगैरह किस तरीके से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या आज भी बनी हुई है। ठीक, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये लास्ट टॉपिक ही है अपना। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखते हैं। मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार है। इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बना रहा। दरअसल क्या कारण है, पेट्रोल यानी कि यहाँ से कच्चा जो तेल है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन होता है। अक्सर सभी देश जो है अपना कब्जा और अपना दबदबा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि तेल का भंडार उन देशों को मिल जाए। रूस और पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध। अब रूस और बाकी के साम्यवादी देशों के साथ भारत के क्या संबंध रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का इनके साथ में किस तरीके का संबंध रहा है। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। ठीक, आज भी देखते होंगे कि अमेरिका, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत पे टैरिफ लगा दिया। यानी कि अक्सर जब भी हमारी बात पाकिस्तान से होती है, जब भी हम अपने पड़ोसी देश से किसी भी बात को लेकर के कहा सुनी होती है, तो अमेरिका हमारे बीच में आकर के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये शुरू से उनकी पॉलिसीज़ रही हुई। लेकिन हमने साम्यवादी देशों से और पूंजीवादी देशों दोनों से अपने संबंध बढ़िया बनाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों ही देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र के में विश्वास रखते हैं। यानी कि दोनों ही देश, यानी कि जो रूस है और जो भारत है, ये सब हम इन चीज़ों पे ध्यान देने की बात करते हैं। ठीक, वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल हमने शुरू से ही उनके साथ में, यानी कि रूस के साथ में हमारे अच्छे खासे संबंध रहे, तो हमने 80 द्विपक्षीय समझौते किए।
भारत रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार है, यानी कि जो भारत है वो रूसी हथियारों का खरीदार है। रूस से तेल का आयात किया जाता है और अमेरिका इस बात से हमेशा चिढ़ता है। ठीक। परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद मिलती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात को बढ़ाने का प्रयास हुए। उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों की विशेष पसंद किया जाता है, यानी कि उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को विशेष पसंद किया जाता है। दरअसल अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। अगली बार हम अगले चैप्टर के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।